Okay, class 8. So we were doing the chapter friction and एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था. Yesterday we have done the definition of friction and the causes of friction. तो फ्रिक्शन क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो उसका कुछ ना कुछ वेट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपका अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसका एक वेट होगा. और ये अगर ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहीं पे तो प्लेस होगा. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे प्लेस है, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ वेट होगा इस ऑब्जेक्ट का, जो कि कहाँ पे होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. वेट कहाँ पे होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो इस वेट की वजह से अगर आप कहीं पे उसको मूव करने की कोशिश करोगे, अगर आपका फोर्स होगा राइट साइड, तो इस, लेकिन ये वेट भी है उसका, तो वेट क्या करेगा? बिकॉज ऑफ द वेट जो उस ऑब्जेक्ट का है, वो एक फोर्स लेके आएगा जो कि वेट की वजह से है, जो आपने नहीं डाला फोर्स, जो ऑटोमेटिकली उसका सेल्फ बिल्ड है. तो इस ऑब्जेक्ट का खुद का एक फोर्स होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक भारी बोतल है, एक 2 लीटर की बोतल है, एक एम्प्टी बोतल है, तो 2 लीटर का वेट ज्यादा होगा तो उसको मूव करना मुश्किल है. दैट मीन्स कि वो एक फोर्स से एक जगह पे ही है. तो एक फोर्स लगता है हर एक ऑब्जेक्ट में, हर एक ऑब्जेक्ट में एक फोर्स लगता है जो कि ऑपोजिट होता है मोशन के. जैसे अगर आपका फोर्स राइट साइड है तो फ्रिक्शन होगा लेफ्ट साइड. उस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन, जो कि हमेशा ऑपोजिट लगता है मोशन के. तो कभी भी अगर दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और कहीं पे भी अगर फोर्स लगे, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्यों होता है? फ्रिक्शन एक पहला रीजन होता है इररेगुलरिटीज, मतलब सरफेस के बीच का कैसा नेचर है. अगर एक ऑब्जेक्ट है और उसको आपने कहीं पे रखा हुआ है, तो दोनों एक कांटेक्ट में आए हैं, तो वो जो कांटेक्ट है वो सरफेस कैसा है, रेगुलर है, इररेगुलर है. दूसरा रीजन है वेट, प्रेशर कितना है. अगर एक ऑब्जेक्ट आपने रखा, वो थोड़ा सा 5 kg का ऑब्जेक्ट रखा, तो वो प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगा उस सरफेस पे. टेबल के ऊपर अगर आप एक 5 लीटर की बोतल रखो, तो वो प्रेशर हाई एक्सर्ट करेगा, तो उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि वो उसको मूव करना मुश्किल है. ठीक है, तो उसका प्रेशर हाई होगा, और प्रेशर अगर हाई होगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा. ठीक है, और अगर एम्प्टी बॉटल है तो उसका प्रेशर कम होगा, तो फ्रिक्शन भी कम होगा. बात समझ आ गई? तो फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट लगता है और दो चीजों पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे और दूसरा नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट. नेक्स्ट है स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस होता है फोर्स को मेजर करने के लिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना फोर्स है, कितना वो फोर्स लगा सकता है, उसको कहते हैं फ्रिक्शन, उसको कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होता है फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. इसके अंदर स्प्रिंग्स लगे होते हैं और एक स्केल लगा होता है. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फ्रिक्शन. ऑब्वियसली जितना ज्यादा वेट होगा ना, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा. तो बेसिकली इस वेट, बेसिकली तो ये वेट को ही मेजर करता है. ऑब्वियसली किसी भी चीज में जितना ज्यादा वेट होता है उतना ही फोर्स भी लगता है. आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. So there are 3 types of friction. Mainly there are 3 types of friction. One is static friction, second is sliding, third is rolling friction. Static friction वो friction होता है, static friction is a friction in which the object is at rest. अगर कोई भी object rest पे है, जैसे for example if you can see in this book, this is your अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, ठीक है, तो जब फ्रिक्शन लगता है उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक मतलब रेस्ट, एक जगह पे ही है, कोई चीज मूव नहीं कर रही, तब भी एक फ्रिक्शन लगता है. ठीक है, जैसे अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कराया, ठीक है, एक यहाँ पे आपकी बुक है या फिर एक कार है, ठीक है, कार इज एट रेस्ट पोजिशन, तो उसके ऊपर भी फ्रिक्शन लगता है क्योंकि उसका कुछ ना कुछ वेट है, और वो फ्रिक्शन
ठीक है, इसका भी खुद का कुछ ना कुछ फोर्स होगा, क्योंकि वो मूव नहीं कर रही ना इजिली। कार एक जगह पे खड़ी है, वो मूव नहीं कर रही इजिली, तो मतलब उसका एक खुद का एक फोर्स है जो कि उसको हेल्प कर रहा है कि वो उसी पोजीशन पे रहे, मूव ना करे। नहीं तो वो हवा का भी एक प्रेशर होता है, हवा लगे और वो मूव कर जाए। एक बुक है, एक बुक एक जगह पे रखी हुई है, ठीक है, या फिर एक टेबल है, तो कोई उस टेबल को क्यों नहीं मूव करा पाता, क्योंकि उसका एक फोर्स, खुद का एक फोर्स होता है जो कि हेल्प करता है उसको उसी पोजीशन पे रहने के लिए। तो सेल्फ बिल्ट होता है ये फ्रिक्शन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, तीन केस हो सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, तब भी एक फ्रिक्शन लगेगा, उस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा है अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर? Sliding friction is always lesser than the static friction. Due to this, it is easier to push a moving box compared to pushing a box at rest. देखो, static clear हो गया। स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स रेस्ट पे ना होके वो मूव कर रहा है, अब उसी को तुम्हें आगे भी मूव कराते रहना है। एक बार मूव कर दिया वो बॉक्स, एक बार जब मूव करना शुरू हो गया, ठीक है, वंस इट स्टार्ट मूविंग, उसके बाद भी फ्रिक्शन लगता है, मूव करने के बाद भी एक फ्रिक्शन लगता है, उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो कि रेस्ट पे नहीं है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन एट रेस्ट, फ्रिक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऐसे लिख सकते हो, फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो एक फ्रिक्शन लगेगा। दूसरा है ऑब्जेक्ट इज मूविंग, व्हेन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ना होके मूव कर रहा है। तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन है जब ऑब्जेक्ट रोल करता है, रोल जानते हो, जब ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे रोल करता है, ऐसे रोल करते हुए, जैसे सिलेंडर है, या फिर व्हील होता है, व्हील, व्हील का रोलिंग फ्रिक्शन होता है। व्हील जानते हो, व्हील, वो रोल करते करते घूमता है, रोल करते करते जाता है, अगर बिना रोल करे उसको लेके जाएंगे तो उसको मूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो तीसरा इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब कौन सा, तीनों समझ गए, ये तीसरा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज रोलिंग। तो तीनों केस में ही फ्रिक्शन लगता है, तीनों केस में फ्रिक्शन हमेशा होता है, चाहे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, फ्रिक्शन हमेशा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का अगर वेट है तो फ्रिक्शन भी है, क्योंकि एक फोर्स होगा जो कि प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और प्रेशर होगा तो फिर फोर्स, फ्रिक्शन भी होगा जो कि सेल्फ वेट होता है। अब किस में सबसे ज्यादा मुश्किल होगा मूवमेंट करनी, अब मुझे ये पता करना है कि किसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है, किसके अंदर सबसे कम फ्रिक्शन है। वो कैसे पता करोगे? पहला केस है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तीसरा केस है ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है। तो कौन सी केस में आपका फ्रिक्शन हाई होगा और कौन से केस में फ्रिक्शन आपका कम होगा? अब हम ये समझेंगे, क्लियर? ओके, तो देखो, वो कैसे पता चलेगा कौन सा हाई फ्रिक्शन है कौन सा कम है? स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है या स्लाइडिंग या रोलिंग, या तीनों ही सेम होते हैं, वो देखते हैं। देखो, अगर ऑब्जेक्ट आपका, पहला केस लेते हैं, एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देती हूँ और उससे तुम्हें समझ आ जाएगा। लेट्स सपोज एक आपका, अब घर पे ही एक बॉक्स है जिसके अंदर बुक्स भरी हुई है, आपने पूरी बुक्स डाल के अपने आप पास आउट हो गए हो, तो मम्मी ने ये बोला आपको कि एक कार्टन में अपनी सारी बुक्स फिल करो, ठीक है, और उसको अपने रूम में या फिर स्टोर रूम में उठा के उसको रख दो, क्योंकि अभी वो नीड नहीं है। तो आपने क्या किया, कार्टन में वो फिल कर दिया और उसको फिल कर दिया। अब फिल करने के बाद उसका वेट हो गया 10 kg, ठीक है। अब आपने उसको फ्लोर पे रखा,
ऑब्वियसली आप उठा के तो लेके नहीं जाओगे, ठीक है, स्लाइड करके लेके जाओगे। तो जब वो रेस्ट पोजीशन पे है, जब वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली 10 केजी या 10 to 15 केजी इसका वेट हो गया, ठीक है। तो आपको उसको रेस्ट पोजीशन से आपको उसको लेके आना है कौन सी पोजीशन पे, मूविंग पोजीशन पे। रेस्ट पोजीशन से यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मूविंग पोजीशन, इसको मूवमेंट पे स्टार्टिंग में तो लेके आना है, ठीक है। तो जब उसको आप स्टार्टिंग में लेके आओगे मूविंग पोजीशन पे, आप यहाँ खड़े हो, अब यहाँ से इसको ट्राई कर रहे हो इसको स्लाइड करने की। जब आप इसको ट्राई करोगे स्लाइड करने की तो वो नहीं होगा क्योंकि उसका वेट काफी हाई है आपसे, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको फोर्स लगाना होगा इस केस में, आपको फोर्स काफी हाई लगाना होगा क्योंकि अभी वो रेस्ट पे है। तो स्टार्टिंग में उसको मोशन में लाने के लिए यू नीड टू अप्लाई वेरी मच ऑफ फोर्स। अब आपको फोर्स ज्यादा लगाना है, दैट मीन्स फ्रिक्शन भी इसका हाई होगा। फ्रिक्शन को मैं स्मॉल एफ से डिनोट कर रही हूँ क्योंकि देखो किसी भी चीज को मूव करने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना होगा, उसके फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना होगा। अगर फ्रिक्शन 5 न्यूटन का है तो आपको फोर्स भी 5 न्यूटन से ज्यादा ही लगाना है बस। तो इसमें अगर इसका क्वेश्चन का ये मतलब है अगर आप फोर्स ज्यादा लगा रहे हो दैट मीन्स फ्रिक्शन भी ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा है, वेट ज्यादा की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा की वजह से वो प्रेशर उसको उसी जगह पे रखने के लिए फोर्स करता है। तो हर प्रेशर का फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कि है किस साइड, आप मोशन है इस साइड, मोशन आप राइट साइड है, तो फ्रिक्शन आपका लेफ्ट साइड होगा जो कि उसको फोर्स करेगा कि वो वहीं पे रहे। तो अगर 15 केजी का लेट सपोज ये बॉक्स है, इसका अराउंड 15 न्यूटन फ्रिक्शन है लेट सपोज, तो आपको फोर्स कम से कम 15 न्यूटन से ज्यादा ही लगाना होगा तभी आप इसको मूव कर पाए। अब सेकंड केस देते हैं कि आपने अपने फादर की हेल्प की और उनको बोला कि बस आप स्टार्टिंग में उसको पुश करना शुरू कर दो, तो उन्होंने आपको, वो भी साथ में आपकी हेल्प कर रहे हैं, स्टार्टिंग में उन्होंने आपको बस उसको एक बार पुश कर दिया, तो एक बार वो स्लाइडिंग करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर पापा चले भी जाए तब भी तुम कंटिन्यूअसली उसको स्लाइड कर सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ योर फादर, क्योंकि बस एक बार उसको मोशन में लाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स चाहिए होगा। एक बॉक्स है, एक बार वो अपने मूव करना शुरू हो जाए उसके बाद तो इजी रहता है, ठीक है, क्योंकि आपने उसका फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी फ्रिक्शन भी कम होता रहेगा। तो सेकंड केस में आपको फोर्स कम लगाना होगा क्योंकि वो ऑलरेडी मूविंग पोजीशन पे है, बस आपको उसको आगे और मूव करना है। तो फोर्स इसमें कम होगा, फ्रिक्शन भी कम होगा। थर्ड केस देखते हैं, बॉक्स के बदले अगर आपका कोई स्फेयर शेप में कुछ है, स्फेयर शेप में सर्कुलर है और आपको बस रोल करना है, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर को अगर आप रोल करके लेके जाओ तो एक बच्चा भी रोल कर लेगा। जैसे सिलेंडर को आप बिल्कुल लिटा के उसको रोल करते करते लेके जाओ, कोई चीज, सिलेंडर का वेट 30 केजी होता है लेट सपोज, खाली सिलेंडर 15-16 केजी वेट होता है। आप इसको इजीली रोल करते हुए आप आगे से यहाँ पे रोल करते 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 इजीली लेके जा सकते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन ये होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर आपका फोर्स सबसे कम लगेगा। फोर्स सबसे कम का मतलब ही है कि फ्रिक्शन भी कम ही होगा। फ्रिक्शनल फोर्स को ही तो आपको ओवरकम करना है ना, तो फोर्स फ्रिक्शन कम है, सबसे कम रोलिंग। ये वाला जो केस बताया था इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसमें ऑलरेडी मोशन पे ही है, मूविंग कर रहा है पहले से। और पहला केस है आपका कौन सा बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस वन इज स्टैटिक, दिस इज स्टैटिक, दिस इज स्लाइडिंग एंड दिस इज रोलिंग फ्रिक्शन। तो अगर मैं तीनों का एक साथ बताऊं तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसका होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर किसका, कांटेक्ट में किसका सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा किसका, स्टैटिक का। स्टैटिक का सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है, फिर स्लाइडिंग का सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है, फिर रोलिंग। याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी अंडरस्टूड।
ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल बोला जाता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल बिकॉज इट हैज बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। मतलब नेसेसरी भी है और जरूरत भी है उसकी या नहीं। तो फ्रिक्शन के जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने पढ़ा था, एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सिमिलरली हियर आल्सो फ्रिक्शन इज आल्सो हैविंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के, अपने आप से बता सकते हो। देखो, फायदे ये है तुम इजीली वॉक कर पाते हो, नहीं तो तुम स्लिपरी होते रहोगे। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो तुम स्लिपरी ही फील करोगे। शूज के नीचे ग्रूव्स होते हैं, शूज देखिए, शूज के नीचे ऐसे ग्रूव्स होते हैं, ठीक है, जो अपने तुम्हारे शूज या स्लीपर्स होते हैं उसके नीचे ऐसे ग्रूव्स बने होते हैं। उससे क्या होता है, फ्रिक्शन उसका एक्सर्ट होता है और ताकि तुम मूव कर पाते हो। अगर तुम्हें रुकना है तो तुम रुक जाते हो, तुम, ठीक है, रोड पे चल पाते हो, स्लिप नहीं हो पाते। नहीं तो तुम कंटिन्यूअसली थोड़ा सा चलोगे तो रुक ही नहीं पाओगे। चलते कैसे हो, पहले एक पैर आगे बढ़ाते हो, फिर उसको रोकते हो एक जगह, फिर दूसरा पैर आगे लेके आते हो ना। कंटिन्यूअसली तो पैर तुम्हारे चलते नहीं रहते। बात समझ आई? तो एक जगह पे तुम प्रेशर देते हो, फिर दूसरा पैर आगे बढ़ाते हो, फिर जो पीछे है वो आगे लेके आते हो, एक एक ऑल्टरनेट लेग्स आगे बढ़ाते हो। तो फ्रिक्शन की वजह से ही तुम चल पाते हो। आइस पे क्यों नहीं वॉक कर पाते हम लोग? क्योंकि उसका फ्रिक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगर तुम कहीं पे वॉक नहीं कर रहे तो इसका मतलब फ्रिक्शन बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है वहां। फ्रिक्शन की वजह से ही तुम लैडर को, जैसे ये वॉल है, एक वॉल पे यहाँ पे तुमने लैडर लगाई है, लैडर तभी लगा पाते हो, यहाँ पे ये लैडर हिलती नहीं, लैडर एक ही जगह पे रहती है तो स्लिपरी नहीं होती। तो बेसिकली फ्रिक्शन से तुम्हें कहीं पे भी स्लिपरी नहीं होना पड़ता, एक जगह पे एग्जिस्ट रहती है। नहीं तो तुम एक बुक को रखोगे, फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो उड़ के जाएगी। एक बॉल है, बॉल हमेशा ही चलती रहेगी। तो ये फ्रिक्शन के फायदे रहते हैं। बात समझ आई? तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। पेन को तुम पेन पकड़ पाते हो इसीलिए पकड़ पाते हो, राइट कर पाते हो इसीलिए कर पाते हो, नहीं तो तुम्हारे हाथ ही स्लिप होते रहेंगे। अब मुझे यहाँ से उठा के पेन यहाँ रखना है तो मैं रख पा रही हूँ। टायर्स है, टायर्स, फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। टायर ग्रिप ही नहीं पकड़ेगी, जब तुम ब्रेक लगाओगे तो वो रुकेगा ही नहीं, चलता रहेगा चलता ही रहेगा। तो ये सारे फ्रिक्शन के एडवांटेजेस है, कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस भी, इसका अगर उल्टा लेके चलो, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कभी कभी मशीन होती है, मशीन चलना बंद हो जाती है तो हम ऑयल डालते हैं, देखा होगा, कभी याद हो, कभी पता हो, नहीं भी पता तो समझ लो। मशीन होती है फैक्ट्रीज में, अगर जो लोग काम करते हैं तो जो वर्कर्स होते हैं उनकी मशीन्स रुक जाती है, तो वो क्या होता है, उसके बीच में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो जाता है, तो वो ऑपरेट ही नहीं कर पाती मशीन, क्योंकि मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए उनको जो व्हील्स होते हैं मशीन के अंदर वो रुक जाते हैं। जैसे एक व्हील ये रहा, दूसरा व्हील ये रहा, तो इनके बीच ना जब मशीन्स काम करती है तो इनके बीच बहुत ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है, तो वो जंग लग जाता है, या फिर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, रफ इतना ज्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से ये रोटेट नहीं कर पाती, मशीन्स खराब हो जाती है जल्दी। तो तुम ऑयल डालोगे, ऑयल डालने से फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है, स्लिपरी हो जाता है थोड़ा सा। मशीन पार्ट्स का वियर होना, शूज का, टायर्स का, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ता रहता है। तो यही चीज है। फ्रिक्शन से हीट भी जनरेट होती है जब तुम, क्योंकि एक चीज को दूसरी चीज से जब ओवरलैप होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन जब डेवलप होता है तो इसको जब तुम जबरदस्ती मूव करोगे तो हीट डेवलप होती है और उससे एनर्जी का वेस्ट होता है। ये भी एक फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज है। अब फ्रिक्शन को तुम बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, ठीक है। फ्रिक्शन को बढ़ाओगे कैसे, कोई भी बता सकता है। फ्रिक्शन को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है ऑयल, ऑयल से तुम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हो। दूसरा तरीका है इरेगुलरिटीज कम कर दो, मतलब बिल्कुल सरफेस को प्लेन कर दो, सरफेस को बिल्कुल प्लेन कर दो। सॉरी, तुम्हें फ्रिक्शन को बढ़ाना है, मैंने डिक्रीज वाले प्रोसेस बता दिए। सॉरी, तुम्हें पहला केस है फ्रिक्शन को अगर इंक्रीज करना हो,
तो इंक्रीज करने के ये है, थोड़ा सा रफ कर दो सरफेस को। सैंड पेपर देखा है किसी ने? नहीं देखा तो सैंड पेपर सरफेस को रफ करने के लिए तुम उसको किसी चीज से भी रफ कर सकते हो। एक पत्थर स्टोन होता है, स्टोन उसको उसके ऊपर रगड़ दो। बॉल है, बॉल अभी तुम्हें हाथ लगाओगे स्मूथ लगेगी, लेकिन उसके ऊपर तुम अगर कोई चीज उसको रफ करने का तरीका ये है कि तुम कोई एक पत्थर है या कुछ भी ऐसा है, तुम उसको चलाते रहोगे स्केल से या पेन से भी करोगे तो वो रफ बन जाएगा। रफ बनने से उसका फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा तरीका ये, कभी कभी तुमसे बोतल का कैप नहीं खुलता। अगर तुम अपने हाथ में ऑयल लगा लो तो तुमसे बोतल का कैप नहीं खुलेगा। या फिर किचन में अगर तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में ऑयल हल्का सा भी लगा हुआ है या पानी लगा हुआ है, तो तुमसे खुलेगा नहीं। क्यों? तो तुम क्या करोगे? फ्रिक्शन, क्योंकि उसका फ्रिक्शन बहुत ज्यादा तुमने कम कर दिया, क्योंकि तुम्हारे हाथ में ऑयल है तो सरफेस कांटेक्ट में ऑयल है तो उससे फ्रिक्शन कम हो गया। तुम्हें अगर वापस से फ्रिक्शन बढ़ाना है उसका, तो कैसे बढ़ाओगे? क्या करते हो तुम फिर बॉटल खोलने के लिए? अगर तुम्हें ही ओपन करना है, तुम करते हो हेल्प, टॉवल की हेल्प लेते हो या तो एक कपड़े की हेल्प लेते हो। तो कपड़ा क्या होता है? रफ होता है। या तो तुम टावल लो, टाल अगर तुम लेते हो तो उसका सरफेस रफ होता है, उससे इजीली फिर तुम बॉटल का कैप खोलो। तो इससे तुम्हारा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। किसी भी चीज का फ्रिक्शन बढ़ाना है, हाथ में डाल लो, उससे किसी चीज को ओपन क्लोज करोगे तो हो जाएगा। बात समझ आई? शूज के नीचे जो ग्रूव्स लगे होते हैं ऐसे, वो भी इसीलिए होते हैं फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। तो तुम जितना ज्यादा इसके शूज के सोल्स का ग्रूव्स बढ़ाओगे, उतना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, उससे ज्यादा ग्रिप आता है वॉक करने के लिए। टायर्स थ्रेडेड रहते हैं। थ्रेडेड टायर समझते हो क्या होता है? दिखाती हूँ। ये देखो, ये तुम्हारे बुक का है, इफ यू कैन सी हियर। तो ये ट्रेडिड टायर्स होते हैं, ऐसे होते हैं टायर्स, ये ग्रिप बढ़ाने के लिए होता है। तो ट्रेडिड टायर्स हेल्प करते हैं फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है ये शूज के जो अंदर सोल्स लगी होती है। नहीं तो तुम्हारा जो अंदर तुम पैर डालोगे तो स्लिपरी हो जाएगा पैर, वो नहीं होता है। शूज के अंदर जो सोल लगी होती है ना, वो तुम्हारा ग्रिप बढ़ाने के लिए होता है, ताकि तुम्हारा लेग्स और जो शूज है वो अलग ना हो। तुम्हारे लेग्स जो है शूज के साथ चिपके रहे, ग्रिप बना के रहे। बात समझ आ गई? आगे देखो, फ्रिक्शन को कम कैसे करोगे? तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के तरीके तो बहुत सारे हैं। अब कम कम करने के, एक तो ल्यूब्रिकेंट्स। अगर तुम ये दो सरफेस है उनके बीच में ल्यूब्रिकेंट डाल दो, मतलब एक ऑयल या फिर पाउडर भी डाल सकते हो। कैरम खेलते हुए पाउडर डालते हुए, जिससे स्लिपरी हो जाता है वो, इसीलिए फ्रिक्शन को कम कर देता है, स्लिपरी बना देता है। ऑयल से तुम फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। सरफेस को स्मूथ कर सकते हो। स्मूथ करने के लिए जो भी तुम तरीके से सरफेस को स्मूथ करो, उससे फ्रिक्शन बढ़ेगा। लुब्रिकेंट्स डालते हैं व्हीकल्स, इंजीनियरिंग व्हीकल्स, जिससे फ्रिक्शन हमारा कम हो जाता है। तो दीज आर द वेज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। बात समझ आ गई? तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के देयर आर सम मेथड्स एंड देयर आर सम मेथड्स टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक रह गया, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन होता है लिक्विड का या फिर गैस का। फ्लूइड का मतलब होता है गैस एज वेल एज लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड, इसको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? गैस और लिक्विड जो फ्रिक्शन लेके आती है उसको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। लेकिन इसका नाम कुछ और रखा है, क्या? ड्रैग। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ड्रैग, DRAG। ड्रैग क्या होता है? अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। फ्लूइड जो फ्रिक्शन फोर्स लेके आता है, मतलब फ्लूइड की वजह से जो भी फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको बोलते हैं ड्रैग।
तो जितना भी फ्रिक्शन फ्लूइड की वजह से होता है दैट इज कॉल्ड ड्रैग। क्लियर? फ्रिक्शन फोर्स, फ्लूइड पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, मतलब एक लिक्विड है, एक ऑब्वियसली गैस, एयर की बात करते हैं, तो एयर भी एक फ्रिक्शन लेके आती है। एयर भी एक फ्रिक्शन लेके आती है। हवा है, अगर हवा तेज है, सिंपल सा रीजन है, हवा है, हवा बहुत ज्यादा तेज है तो तुम्हें मूव करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रेशर आता है। सिंपल सी चीज है, अगर कहीं पे भी प्रेशर हो तो फ्रिक्शन होगा ही होगा। जब तुम्हें डिफिकल्टी हो मूव करने में तो फ्रिक्शन होगा। हवा में भी फ्रिक्शन होता है। तो जो बर्ड्स और फिशेज होती है उनकी स्ट्रीमलाइन शेप इसीलिए होती है। इवन जो एयरप्लेन्स होते हैं उनका भी स्ट्रीमलाइन होते हैं। स्ट्रीमलाइन समझते हो ना? ऐसे शेप, ऐसे होना, तो शेप भी उनकी ऐसे होती है, आगे से ऐसे, बीच से वाइड, पीछे से और आगे से। बर्ड्स की भी इफ यू कैन सी, सबकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है लाइक दिस। स्ट्रीमलाइन शेप इसीलिए होती है ताकि उनपे फ्रिक्शन कम से कम लगे, फ्रिक्शन ज्यादा ना लगे, और वो इजीली मूव कर पाए एयर में भी और वाटर में भी। तो वाटर भी एक फ्रिक्शन लेके आता है। वाटर, इसका एग्जांपल ये है कि अगर तुम्हें चलना हो, बल्कि एयर से भी ज्यादा फ्रिक्शन होता है वाटर का। अगर मैं बोलूं तुम्हें पानी में चलना है या पानी में दौड़ना है, तुम्हें मुश्किल होगा। रनिंग इन अ वाटर इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू रनिंग इन एयर विदाउट वाटर। ठीक है? क्योंकि वाटर के अंदर फ्रिक्शन होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है, तुम्हें मुश्किल होती है चलने में, ऑब्वियसली वहां पे फ्रिक्शन है। तो लिक्विड और एयर भी फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है। वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? पहली चीज, ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है। ऑब्वियसली अगर स्ट्रीमलाइन होगा तो वो इजीली मूव करेगा। ठीक है? स्ट्रीमलाइन इस चीज में हेल्प करता है क्योंकि ये आगे से प्रेशर हाई रखता है, तो आगे से प्रेशर होगा, पीछे से कम रहता है। शेप, ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है वो डिपेंड करेगा। अगर स्ट्रीमलाइन शेप है तो इजीली मूव करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। नेचर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का नेचर कैसा है। अगर वो वाटर है, और दूसरा केस ले लो ऑयल है, तो ऑयल के अंदर ज्यादा मुश्किल होगा मूव करना। या फिर ले लो कोई ऐसा, मतलब बेसिकली लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर लिक्विड काफी ज्यादा हाईली डेंसिटी होगी लिक्विड की तो उसको उतना ज्यादा मुश्किल होगा चलना। ठीक है? तीसरा है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, किस स्पीड से तो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है। अगर वो ऑलरेडी अच्छी स्पीड से मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कम होगा। वो अगर धीरे धीरे मूव कर रहा है, अगर तुम दौड़ोगे ना पानी में, एक बार तुम्हें डिफिकल्टी होगी स्टार्टिंग में, लेकिन एक वंस यू स्टार्ट रनिंग तो इट वुड बी वेरी इजी टू रन। बात समझ आ गई? स्ट्रीमलाइन क्लियर हो गया? क्या होता है? बीच से वाइड और दोनों साइड से थिन शेप होती है, पॉइंटेड होती है। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं, उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे एंड एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज। थैंक यू।